बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, अपने सर्कल के अंदर आपने इसको शेयर भी किया होगा। ठीक है, अच्छा, करंटली आप मुझे देख रहे हैं शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से। आई एम लेक्चरर इन इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर और आज मैं आपको क्लास 9 की फिजिक्स के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर 4 के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ? एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कैन द rectangular components of a vector be ओके आज हम देख रहे हैं कि चैप्टर 4 के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड दैट इज, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ? पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप क्वेश्चन को कितना समझते हैं। आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसके पीछे की फिजिक्स और उसका सारा मैकेनिज्म आपको समझ आना चाहिए। और वो कब होता है? जब आप किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं या किसी भी क्वेश्चन को जब आप समझते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे जरूरी है। कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ? आपको पढ़ाया गया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। आप कहते थे those component of a vector which are at 90 degree to each other are called rectangular component of a vector। उसको आप rectangular component कहते थे, पढ़ा है ना आपने? सही है। और आप लिखते थे, आपने कुछ इस तरह लिखा था कि आप कह रहे थे भाई कि आपके पास ये एक वेक्टर है a, इसके दो कंपोनेंट्स हैं ax और ay। इसी तरह के दो कंपोनेंट्स पढ़े थे आपने। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि ax बेसिकली a cos थीटा के इक्वल होता था और ay बेसिकली a sin थीटा के इक्वल होता था। याद रखें, जब आप ax को ay के साथ ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर a मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ax से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ay से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे। मेरे पास एक वेक्टर है a, इसके दो कंपोनेंट्स हैं ax और ay। ax को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, ay को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि क्या ax का मैग्नीट्यूड a से बड़ा हो सकता है कि नहीं? या नहीं। आपसे ये कहा जा रहा है कि ax का जो मैग्नीट्यूड है वो a से बड़ा हो सकता है कि नहीं? ax a से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं? या ay a से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं? ax और ay को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहता हूं। क्या कहता हूं इन दोनों को? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये दोनों हमारे पास क्या है? इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। These are called rectangular components। किसी भी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं ax और ay, these two are basically rectangular components। क्या ये कंपोनेंट वेक्टर a से ग्रेटर हो सकते हैं कि नहीं? क्या ax a से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं? ay a से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि नो, rectangular components of a vector cannot be greater than the vector itself। क्यों? वो इसलिए कि आपके पास यहां पर साइन और कॉस मौजूद है, साइन और कॉस मौजूद है। याद रखें, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करो
और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा आपको 0 और 1 के दरमियान में मिलेगी। कहां मिलेगी? 0 और 1 के दरमियान में मिलेगी। sin 0 फाइंड करो, sin 30 फाइंड करो, sin 100 फाइंड करो, sin 1000 फाइंड करो, cos 0 फाइंड करो, cos 1000 फाइंड करो, कुछ भी लिख लें, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 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 0 और 1 के दरमियान में होगा। इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज कर सकते। ठीक है, तो आप कहेंगे कि rectangular component of a vector cannot be greater than the vector itself। या तो इसका आंसर क्या होगा? नो। a वेक्टर जो है ना वो या तो ax के इक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है, या वेक्टर a ग्रेटर हो सकता है ax से, स्मॉल कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास ये जो वेक्टर a है, ये वेक्टर a आपके पास या तो ay के इक्वल हो सकता है या ay से ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके ax और ay के साथ sin थीटा और cos थीटा मौजूद है। और याद रखें sin और cos की वैल्यू कैलकुलेटर से जब आप फाइंड करते हो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा, इससे बाहर कभी भी नहीं आ सकता। समझते हैं? यस। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं? एक्सप्लेन व्हाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर हिंजेस। डोर हैंडल्स को आप हिंजेस के नजदीक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि टॉर्क कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको अगर याद हो मैंने आपको बताया था कि यस, टॉर्क फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होता है टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। yes. जितना कम मोमेंट आर्म होता है उतना कम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सही है? अगर आप डोर हैंडल, और मुझे पता है कि पाइवोट पॉइंट और हिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म कहते हैं। मतलब अगर मैं डोर हैंडल को एजेस के नजदीक लगा दूंगा तो क्या होगा? जब आप उस डोर हैंडल को एजेस के नजदीक लगा देंगे आपने तो मोमेंट आर्म कम कर दिया। जब मोमेंट आर्म कम हो जाएगा तो टॉर्क क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो टर्निंग ज्यादा नहीं होगी और दरवाजा आसानी से नहीं खुल पाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हैंडल को जितना दूर लगा सकते हैं लगा दिया करें। हाँ, अच्छा, इसके बाद है कैन अ स्मॉल फोर्स एक्सर्ट ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्जर फोर्स। क्वेश्चन ये है कि क्या स्मॉल फोर्स की वजह से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है या ज्यादा फोर्स की वजह से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है? तो आप कहेंगे कि वी नो दैट, आपको मालूम है कि टॉर्क सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मोमेंट आर्म। बिल्कुल मुमकिन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल कि मैं स्मॉल फोर्स लगाऊं और ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, या मैं ग्रेटर फोर्स लगाऊं और ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टॉर्क सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता बल्कि मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास F हमने ले लिया। आपको पता है ना कि टॉर्क का फार्मूला क्या है? R क्रॉस F होता है। yes. चले, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल F की वैल्यू मैंने 5 न्यूटन ले ली और R की वैल्यू मैंने 2 मीटर ले ली। R की वैल्यू क्या ले ली? 2 मीटर ले ली। अब जरा टॉर्क फाइंड करो, क्या आ जाएगा? 2 5 2 10 न्यूटन मीटर। सही हो गया। फोर्स तो मैंने लार्ज लिया था, टॉर्क लार्ज प्रोड्यूस हो गया। अगर मैं इस तरह कर लूं, फॉर एग्जांपल फोर्स को मैं 2 न्यूटन ले लेता हूं और मोमेंट आर्म को मैं 5 न्यूटन ले लेता हूं, फिर क्या होगा? फिर देखते हैं जी, T इक्वल टू R क्रॉस F होता है। R की जगह पर 5 लगा देंगे, F की जगह पर 2 लगा देंगे, स्टिल इससे 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। हालांकि मैंने तो फोर्स मान लिया हुआ है तो टॉर्क हो जाए प्रोड्यूस हो, क्योंकि मोमेंट आर्म से ज्यादा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मैंने फोर्स तो मान लिया हुआ था, टॉर्क मेरे पास ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि मोमेंट आर्म मैंने ज्यादा लिया हुआ था। टॉर्क सिर्फ फोर्स पे नहीं बल्कि मोमेंट आर्म पे भी इक्वल डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इट इज बेटर टू यूज लॉन्ग स्पेनर rather than a short spinner to lose
loosen a rusty nut. The same question we have already discussed over here in this question 2. Question 2 का जो रीजन हमने पढ़ा है वही रीजन इसका भी है। मैंने इसको डायग्राम के जरिए भी किया था। स्पेनर जानते हैं आप? यस सर। ठीक है, लॉन्ग स्पेनर क्या होता है? इस तरह से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल यहां पर एक हमने स्पेनर लिया हुआ है और यहां पर आपके पास कोई इस तरह से नट है। आप जब उसको खोलते हो फोर्स इधर पे लगाते हो, दिस इज कॉल्ड पाइवोट पॉइंट और ये जो रोटेशन वाला पॉइंट है इसको हम लोग हिंजेस कहते हैं। ठीक है, यहां से रोटेशन प्रोड्यूस होती है। इनके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म कहते हैं। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म, जितना लॉन्ग स्पेनर आप रखोगे मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, रोटेशन ज्यादा होगी, जल्दी से आप उसको टाइट कर सकते हो। लेकिन जितना मोमेंटम आप कम रखेंगे उतना टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा और आपको उसको टर्निंग करने में या खोलने में या रस्टी नट को टाइट करने में या लूजन करने में आपको दुश्वारी का सामना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट produces is always directed towards the center of earth। मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से हर बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट होता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई टॉर्क प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन, कैन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस एनी टॉर्क? यस या नो? याद रखें इसका जो आंसर है दैट इज नो। आंसर क्या है इसका? नो। दो रीजंस हैं इसके। क्या रीजन है? दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, आपको मैंने बताया था कि all those bodies which are moving uniform with uniform speed they have zero torque। पहला रीजन क्या है? all the bodies moving with uniform speed has zero torque। उससे टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, पहला रीजन, क्योंकि सैटेलाइट अराउंड द अर्थ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट होते हैं इसलिए उसका टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अच्छा रीजन नंबर 2 ये है कि टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास T इक्वल टू R क्रॉस F है या R F साइन थीटा है। आपको मालूम है कि इस केस में हमारे पास जब सेटल, ये हमारे पास क्या है? दिस इज अर्थ। ठीक है, यहां पर फॉर अर्थ के अराउंड एक इस तरह का ऑर्बिट है और यहां पर एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने वो सैटेलाइट इस तरह से यहां पर ले लिया, ये मेरे पास क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ है। इस केस में हमारे पास R और F एक दूसरे को क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं 180 पुट करूंगा ना, T इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 180 डिग्री, T इक्वल टू आर एफ साइन 180 से क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, और टॉर्क हमारे पास 0 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इस रीजन को भी आप यूज कर सकते हैं कि जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस केस में बेसिकली मोमेंट आर्म और फोर्स, ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं और एंटी पैरेलल फोर्सेस के दरमियान या एंटी पैरेलल केसेस में हमारे पास एंगल 180 होता है। जब टॉर्क के फार्मूले में पुट करते हैं तो टॉर्क हमें क्या मिलता है? 0 न्यूटन मीटर मिलता है। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड प्रोड्यूसेस 0 टॉर्क। उसका टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। सही हो गया? तो this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Allah Hafiz. Fi aman Allah.